नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, हाशियाकरण की समझ। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब है। आप कापियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिए का मतलब यह है कि किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाए। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है या ऐसी चीज़ है जिसको अपनी कक्षा में खेल के मैदान में कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी आप अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग है तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह से गपशप से ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं खेलते हैं जो ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो आप इस गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके सगे संबंधी आपको अपने बीच काकी के मानेंगे। इस तरह आप अक्सर महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग, गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच, आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह का समुदाय हो सकते हैं जिसे इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उसके हाशिएकरण की वजह यह हो सकती है कि वह किसी अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वह अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत के कमतर माने जाने की वजह से शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य रूप से देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशिए समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। आदिवासी और हाशियाकरण। कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा। शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द का नाम सुना होगा। सरकारी दस्तावेज में आदिवासियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई जाती है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जनजातियों के नाम से भी जाना जाता है, देखा जाता है। आपके शहर या गांव में कौन से समूह के हाशिए पर हैं, चर्चा करें। क्या आप अपने राज्य के किसी जनजातीय समूह का नाम जानते हैं। वह समुदाय कौन सी भाषा बोलता है। क्या वह जंगलों के आसपास रहते हैं। क्या वह काम की तलाश एक दूसरे के इलाके में जाते हैं। आदिवासी कौन होते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय होते हैं जो जंगलों के साथ जीते हैं, आज उसी तरह जी रहे हैं। लगभग 8% आबादी देशियों आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे मनुष्य महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र में आदिवासी इलाकों में है। जमशेदपुर, उरकेला, बेकरोर और भिलाही नाम तो आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं होती है। भारत में 500 से अधिक ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से वे समुदाय जात वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये परंपरागत पोशाकों से सजे धजे जनजातीय समुदाय की तस्वीर है। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूप में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हम यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जा रहा है। स्कूल, उत्सव, सरकारी कार्यक्रमों, किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। रंग बिरंगे कपड़े, सिर पर मुकुट लगाए हमेशा नाचते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम इनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं।
इसलिए बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार रहते हैं क्योंकि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि यह बदलाव ना विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में हमने पढ़ा है, खास समुदाय को बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों से अक्सर कितना भेदभाव होने लगा है। आदिवासी और विकास, जैसा कि आपने इतिहास में अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा, भारत तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी, अयस्क, कोयले, हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ, पशु उत्पादक और स्वयं जानवर, ये सभी जंगल से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन की आगे बढ़ने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इसी जंगलों से बहुत सारी नदियाँ में लगातार पानी मिलता है। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा, पानी उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक इन विशाल भूखंडों पर आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इस इलाकों में इसकी गहरी पकड़ थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण था। इसी आबादी की बड़ी बड़ी रियायतें राजवाड़ों के अधीन नहीं थी, बल्कि वे बहुत सारे राज्य संसाधनों के आदिवासी पर निर्भर थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज हाशियाई शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय की शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे, एक जगह ठहर कर काम करते थे। वह स्थानीय खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि परंपराएं अभी भी कायम रही, लेकिन पिछले 200 साल से आए आर्थिक बदलाव, वनस्पति वन, राजनिजी उद्योग के राजनीति दबाव के चलते इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों, घरों में नौकरी पाने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनका आज वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन सीधी पहुँच है। आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण है, क्यों, वह धातुएं कहाँ हासिल की जाती हैं, क्या वहाँ आदिवासियों की आबादी है? ऐसे 5 उत्पादक बताइए जो जंगल में मिलते हैं, जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। क्या वन भूमि निम्नलिखित मांगे लोगों की जा सकती है? कविता में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? यह फोटो उड़ीसा कलाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। नामगिरी समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमीनियम कंपनी का यहाँ खनन शोध यंत्र लगाना चाहती है। यह योजना आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्ताव योजना को जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी इनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशक, 425 गोंद, रेजिंग और डाई, 555 रेशे। इसमें से 3,500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। इमारती लकड़ी और खेती उद्योग के लिए विशाल भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन पर जबरन छीनी गई। निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने पर 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी हैं। अपनी जमीन और जंगलों से छेड़छाने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन से अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों पे
छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों पर रुख करते हैं। वहाँ छोटे मोटे उद्योग, इमारतें या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। गरीबी लाचारी जाल में फंस जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45%, शहरी में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे गुजार बसर कर रहे हैं। इसकी वजह से वही कई तरह के अभाव का शिकार रहते हैं। उनके पास सारे बच्चे कुपोषण शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। आपकी राय में यह महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे में प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा है, मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में अल्पसंख्यक समुदाय को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां संख्या में दृष्टि में आबादी कम हो, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंचने जैसे मुद्दे हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी हैं। जैसा कि आपने इकाई में पढ़ा है, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभवतः ऐसे छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रभाव की ज़रूरत क्यों होती है? प्रसाधनों की ज़रूरत क्यों होती है? वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपनी जीवन संपत्ति कौशल क्षेप के बारे में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। सुरक्षा की भावना तब बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदायों के संबंध में तनावपूर्ण होते हैं। मुसलमान और हत्याकरण। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी मुसलमानों की संख्या 14% है। उसे हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उतने लाभ नहीं मिलते हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों में पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई 3 सारणियों में पढ़कर बताएं कि मुसलमान समुदाय आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। सच्चर समिति रिपोर्ट में दिए गए शिक्षा संबंधी आंकड़े को पढ़िए। 6 से 14 साल की उम्र में 25% बच्चे तो स्कूल नहीं गए, स्कूल छोड़ चुके हैं और किसी भी सामाजिक समुदाय में मुकाबले यह संख्या बहुत बड़ी है। क्या आपको लगता है कि इन स्थिति के निपटने के लिए विशेष प्रावधान करना जरूरी है? इस बात को ध्यान से रखते हुए मुस्लिम विकास के विभिन्न संकेतों को पिछड़े हुए सरकार ने 2005 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायपूर्ण राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने भारत के मुस्लिम समुदाय की सार्वजनिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय में हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमान की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र में मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चे के मुकाबले औसत काफ़ी कम साल तक की स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक हाशिए के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमान में भी कई रीति रिवाज व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमान बाकी लंबी दाढ़ी, फेस टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों की इसी निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें लगता है कि नज़र देखा जाता है। कुछ लोग
मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों से जैसे नहीं हैं। मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। इस अध्याय में उपरोक्त भाग में हमने देखा है मुस्लिमों के आर्थिक और सामाजिक हाशिएकरण के बीच गहरा संबंध है। इस अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ाया है। 7वीं कक्षा में आप भारत की औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इस सारे समूहों के अनुभव से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है। इससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियाँ, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने के लिए कानून व नीतियों की रक्षा में हमें सभी को बराबर हिस्सेदारी बनती है। इसके बिना ना तो किसी विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। निष्कर्ष: इस अध्याय में हमने देखा समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है। इन समुदायों के हाशिए पर रहने के लिए अलग अलग कारण है। प्रत्येक समुदाय को अलग अलग तरह के महसूस भी कराता है। हमने यह भी देखा है हाशियाकरण संबंध का अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता या एहसास से जुड़ा हुआ। हमारे देश में कई और भी आसियाई समुदाय हैं। दलित भी इस तरह के कई एक समुदाय हैं। इस समुदाय के बारे में अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण में कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा अन्य संसाधनों तक भी बराबर नहीं मिलती पाती। सच्चर समिति रिपोर्ट मुसलमानों के बारे में प्रचलित रही गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है केवल 4% मुसलमान मदरसों में जाते हैं। मुसलमान 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदल सकता है और बदला है। कोई भी हमेशा एक तरह के हाशिए पर नहीं रहता है। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास है। हाशियाई समुदाय अपनी संस्कृति और विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास, अन्य अवसरों के बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों में इन हाशियाईकरण का सामना किस तरह किया है। अभ्यास: शब्द संकलन।